हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कॉलीफ्लावर फार्मिंग यानी फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी किस्मों के बारे में बतलाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन और जो फूल का साइज़ है वो काफ़ी आकर्षित वाइट रंग का हो। तो कौन सी भी बेस्ट वैरायटी हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, नर्सरी के ऊपर बात करेंगे, स्प्रे शेड्यूल, खाद और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड निकालने के लिए हमको कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, कितना लाभ होगा, लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल में A to Z शेयर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो कॉलीफ्लावर फूल गोभी की खेती वैसे तो 12 महीने आप पॉली हाउस पर कर सकते हैं, लेकिन ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो बरसात के लिए आप मई, जून, जुलाई महीना काफ़ी बढ़िया माना जाता है। ठंडी के लिए आप सितंबर, अक्टूबर और गर्मियों के लिए दोस्तों आप दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। और उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो जो बेस्ट वैरायटी हैं एडवांटा गोल्डन सीड्स की जो आती है GS85 क्लाउड्स की माधुरी के नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 के नाम से आती है, हाईवेज की दामिनी के नाम से आती है, सेमिनीज कंपनी की गिरजा के नाम से आती है, वेलकम की समृद्धि 707 के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 555 के नाम से आती है 555 और एडवांटा सुपर शीघ्रा के दोस्तों नाम से आती है। इन सभी में से जो अच्छा उत्पादन GS85 और एडवांटा की सुपर शीघ्रा, नामधारी की 555 और सिजेंटा कंपनी की जो वैरायटी हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। यह जो किस्में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाई हैं इनका उत्पादन अन्य वैरायटी से काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा है। इन वैरायटी को आप दोनों सीजन पर लगा सकते हैं, रबी सीजन और खरीफ सीजन पर। तापमान और जलवायु के ऊपर बात कर लें तो फूल गोभी की खेती ठंडी नम आर्द्र जलवायु की खेती है और जितना ज़्यादा मौसम में ठंडक रहेगी उतना ही इसमें कम बीमारी, रोग आएंगे और अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर यदि 15 से 20 भी है और न्यूनतम जाता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि काली मिट्टी, काली दोमट और प्राय सही प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर या फिर तोता हल या फिर प्लॉविंग से आपको ठीक तरीके से जुताई कराना है, प्लॉविंग कराना है। उसके बाद आपको हैरो चलवाना है दोस्तों या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। पाटा लगाकर खेत को समतल कराना है और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है। बरसात में खेती कर रहे हैं तो जल भराव खेत में नहीं होना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ में आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और समथिंग एक पैकेट पर लगभग 2000 सीड्स होते हैं। नर्सरी तैयार, तो नर्सरी अलग अलग विधि से तैयार की जाती है, जैसे साधारण विधि है, प्लास्टिक प्रोटेरे कोकोपीट खाद में भरकर भी आप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों आप एक सिंपली साधारण डिस्पोजल विधि से और आप प्रोटेरे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोटेरे में नर्सरी तैयार करने के लिए दोस्तों आपको प्लास्टिक ट्रे, कोकोपीट खाद, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एक बीज की यानी एक सीडल की सीडलिंग करके आपको ठीक तरीके से नर्सरी के प्रिपरेशन करना चाहिए और आप साधारण तरीके से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। क्यारी विधि से आप नर्सरी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप प्लास्टिक ट्रे पर नर्सरी तैयार करते हैं दोस्तों तो आप ये मान लीजिए 25 से 27 दिन पर आपकी स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं वेट तैयार। तो यदि आप कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की खेती वेट विधि से फार्मिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी बढ़वार और काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। वेट मेकर या फिर वेट राइजर से आपको वेट प्रिपरेशन कराना है। वेट की चौड़ाई दोस्तों आपको रखनी है 2.5 फीट, वेट से वेट की दूरी 2.5 फीट और वेट की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है। वेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, तो बुआई के समय वेट के ऊपर आप इन खादों को अप्लाई कर सकते हैं। SSP 100 kg, MOP 30 kg, DAP 50 kg और 2 ट्रॉली गोबर की खाद।
इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर दे करके आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों ड्रिप एरीगेशन। 16 mm इन लाइन एक बेड में सिंगल लाइन पर आप ड्रिप को बिछवा सकते हैं। मल्चिंग पेपर की ऊपर बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर कॉलीफ्लावर के लिए सूटेबल है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप इंस्टॉल करा सकते हैं। प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं मल्चिंग पेपर में होल्स कर लीजिए। उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर दोस्तों नमी होना चाहिए और पौधरोपण आपको शाम टाइम करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है और एक बेड पर आपको डबल लाइन पर जिग जैग प्लांटेशन करना है। बेड से बेड की दूरी 3 फीट आप रख सकते हैं। और जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं पहले आप सिंचाई कर लीजिए, फिर एक एक पौधे की आपको पौधरोपण कर देना चाहिए और आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। यदि दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग चुका है तो निराई गुड़ाई करानी चाहिए। खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फसल में काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। तो निराई गुड़ाई गोभी की फसल पर काफ़ी बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है। स्प्रे शेड्यूल यानी कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो सेमिलूपर से जो कीट आते हैं तो इनकी रोकथाम के लिए दोस्तों स्प्रे शेड्यूल समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंसेक्ट मैनेजमेंट की कौन कौन से कीट आते हैं। प्रमुख रूप से सेमिलूपर जो कि पत्तियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती पत्तियों को खाती है। DBM डायमंड बैकमोथ जो इल्ली है, फौलारी वर्म है, तंबाकू इल्ली है, सुंडी है यानी वॉल वर्म का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एफिड जैसिड थ्रिप्स वाइट फ्लाई और फूल ऊपर से गलन एंथ्रेक्नोज की समस्या और कैबेज मैगेट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी कई हैं, फंगस भी आते हैं, लीफ स्पॉट, फ्यूजेरियम बेल्ट, विलाइट, पीलापन और छोटे छोटे पौधे में समय से पहले फूल आ जाते हैं। एक समस्या ये काफ़ी रेयर और काफ़ी गंभीर समस्या यानी पौधा प्रॉपर बढ़वा नहीं लिया और उसमें पहले ही फूल आ गए और फूल आ भी रहे तो अस्त व्यस्त हो रहे। तो बहुत सारे ऐसे रोग आते बीमारी आती हैं जिनको कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपको जिस प्रकार कीट का प्रकोप होता है उस प्रकार आपको इलाज बतलाते हैं कि किस कीट के प्रकोप में कौन सा स्प्रे आपको लेना है। यदि जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं सेमिलूपर्स, तंबाकू इल्ली या सुंडी का प्रकोप है किसी भी एक का, तो इनमें से जो दवाइयों के नाम बतलाएंगे 15 लीटर की दर से बतलाएंगे, कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की एविसेंट 2 से 3 ग्राम, अदामा की फिलेथोरा 25 ml 25 से 35 ml और कोराजन 5 ml, FMC की वैनबिया 9 ml। इन 4-5 में से कोई एक कीटनाशक को 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब DBM डायमंड बैकमोथ का प्रकोप है तो कोराजन प्लस नीम आर्क, कोराजन 5 ml, नीम आर्क या फिर नीम ऑयल 15 ml स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में घोलकर, या फिर 12 जाइट 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे या फिर जो भी उपलब्ध हो जाए। अब फॉल आर्मी वर्म, तंबाकू इल्ली, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और वो भी हैवी है, या फिर जो भी कीटों का प्रकोप है वो हैवी है, तो फिर टाटा की टाकमी 5 ग्राम 15 लीटर में, या फिर डाव की डेलीगेट 15 लीटर पानी में 15 ml प्लस प्रोफेनोफॉस या फिर प्रोफेक्स सुपर जो आता है प्रोफेनोसापर का कॉम्बिनेशन 25 ml और डेलीगेट, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। और कम इल्ली या फिर सेमिलूपर्स, तंबाकू इल्ली का प्रकोप कम है तो जो पहला कॉम्बिनेशन बतलाया था उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सकिंग पेस्ट का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फिर जैसे थ्रिप्स, तो इसके लिए घरडा कंपनी की पुलिस आती है 8 से 10 ग्राम, या फिर वार की सोलेमन 10 ml प्लस नूबान 25 ml, इनका स्प्रे कर सकते हैं। ब्लाइट, लीफ स्पॉट या फिर गलन की समस्या है तो इस स्प्रे को आप अप्लाई कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की एमिस्टा टॉप फंगिसाइड आती है 20 ml और M45 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर FMC की करजेट 60 ग्राम और रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। अगली बीमारी के ऊपर बात करते हैं फ्यूजेरियम बेल्ट। तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर पौधे सूख जाते हैं, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन सूख रही है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ आपको लेना 3 kg, इन दोनों को घोलिए और जड़ों के पास सिंचाई के साथ प्रयोग कर लीजिए। अब बढ़वार नहीं हो रही है या फिर वनस्पतिक बढ़वार को ग्रोथ बढ़ाना है तो पोषक सुपर
30 ml, सिजेंटा क्वांटेस 40 ml, दोनों में से कोई एक का स्प्रे कर दीजिए। पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आपको प्लांटेशन के बाद वनस्पतिक बढ़वार में यूरिया यानी नत्रजन का आपको प्रयोग करना चाहिए। और जब फसल मैच्योर स्टेज में हो तो कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन के साथ मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। फूलों का साइज अस्त व्यस्त, आपने देखा होगा कि फूलों का साइज अस्त व्यस्त होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। वनस्पतिक अवस्था में ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको यूज करना चाहिए और फूल की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद 15 किलो, बोरॉन 2 kg और गन्ने का गुड़ 3 kg, इन सभी को मिक्स करके सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना है। कैबेज मैगेट्स की समस्या देखने के लिए मिलती है तो फिप्रोनिल 0.3% GR या फिर कार्बोफ्यूरॉन कोई एक को 3 kg प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना है, या फिर जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बतलाया कि जिस प्रकार बीमारी आती है उस प्रकार भी आप स्प्रे चला सकते हैं, या फिर स्प्रे शेड्यूल इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि इतने दिन की फसल होती है तो फर्स्ट स्प्रे, इस प्रकार भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जो स्प्रे शेड्यूल है दोस्तों, फर्स्ट स्प्रे है 15 से 18 दिन की फसल होती है तो जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 25 से 28 दिन की फसल होती है तो इस कॉम्बिनेशन को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 35 से 38 दिन की फसल होती है तो इन तीनों चारों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। और फोर्थ जो स्प्रे है 45 दिन की फसल होती है दोस्तों, तो इन तीन चारों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। अब जो कॉलीफ्लावर फूल गोभी के जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा सरफेस बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है ताकि घोल ठीक तरीके से पत्तों पर चिपक जाए। फिफ्थ स्प्रे 55 दिन की फसल होती है तो इन दोनों तीनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। छठवें स्प्रे पर 60 से 65 दिन की फसल होती है तो इन तीन चारों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार भी कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे आप कर सकते हैं। तो जो आपको स्प्रे करना है दोस्तों, हमने दोनों तरीके से बतलाया है कि कीटों के हिसाब से भी आप स्प्रे चला सकते हैं कि कौन सा कीट आया उसका स्प्रे ले लीजिए, या फिर इस हिसाब से भी आप शेड्यूल वाइज आप स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो यह जो कॉम्बिनेशन है प्रति एकड़ की दर से आपको बतलाएंगे। यदि आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तो फर्स्ट जो खाद है 18 से 20 दिन के मध्य फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 25 से 30 दिन की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 45 दिन की फसल होती है तो इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप सिंचाई कर सकते हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं 3-3 दिनों के अंतराल पर। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना है। 2 से 3 kg आपको इन खादों को चलाना है। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है 10 दिन से लेकर 30 दिन के मध्य इन कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को भी चला सकते हैं। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है 30 दिन से लेकर 50 दिन के मध्य आपको 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों को प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिन का अंतर रखना है। इसके अलावा थर्ड जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है 50 दिन से लेकर 70 दिन के मध्य 4-4 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 kg इन खादों को आप चला सकते हैं। जिस प्रकार फसल डिमांड कर रही हो उस प्रकार आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे से फसल बढ़वा लेगी। और हाँ, हमने आपको बतलाया था कि समय से पहले फूल आ जाते हैं तो आप यदि ऑफ सीजन करते हैं तो यह समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जो आप नर्सरी से पौधरोपण जब करें तो बहुत ज़्यादा दिन की नर्सरी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 30-35 दिन की फसल होती है तो यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड खादों का हमको प्रयोग जरूर करना चाहिए। और बुआई के समय या फिर जब खेत तैयारी कर रहे हो तो सरसों की खली गोबर खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। यह समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्रॉपर फूलों का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा आएगा और जो वैरायटी हमने आपको बतलाई हैं बहुत ही अच्छा फूल आएगा। जो मार्केटिंग डिमांड रहती है उस हिसाब से एकदम वाइट और काफ़ी आकर्षित
फूल देखने के लिए आपको मिलेगा। तो वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में जो लागत लगेगी 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के मध्य 1 एकड़ में खर्च आने वाला है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो वैसे तो यह नंग के हिसाब से बिक्री होती है, लेकिन हम आपको किलोग्राम की दर से बताते हैं। 1 एकड़ में लगभग 100 से 130 क्विंटल के आसपास यील्ड देखने के लिए दोस्तों मिलती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 100 से लेकर 120 दिन, अधिकतम 120 दिन, मतलब 100-120 दिन अधिकतम, जब क्योंकि जो हार्वेस्टिंग है दोस्तों, पहले आपको उन फूलों को कट करना है, हार्वेस्ट करना है जो पूरी तरह मैच्योर हो गए हैं। तो जिस हिसाब से मैच्योर होते जाते हैं उस हिसाब से आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो लगभग 120 दिन मान लीजिए, 100 से 120 दिन की लाइफ साइकिल है। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो जो कॉलीफ्लावर का मार्केटिंग रेट है 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 40 रुपये मध्य का जो रेट है हमको प्रति किलो, वो देखने के लिए मिल जाता है। फ्लेक्सिबल रहता है। थोड़ा सा अंगेती फूल गोभी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा रेट, या फिर ऑफ सीजन बहुत अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा के ऊपर बात कर लें तो हमको 15 रुपये केजी का ही यदि रेट मिल जाता है, यानी 1500 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में 130 क्विंटल पैदावार हुई तो 1500 में यदि हम 130 का इंटू कर देंगे तो 1,95,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे। 1,95 में से यदि हम 30,000 को घटा देंगे तो जो हमारी लागत लगी 30,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ जाएगा 1,65,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो इस प्रकार यदि हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो यदि थोड़ा सा रेट या फिर उत्पादन भी कम होता है तो 1,50,000 1,60,000 रुपये हमारे किसान भाई 1 एकड़ कॉलीफ्लावर से कमाई कर सकते हैं। और रेट यदि अच्छे रहते हैं तो इससे भी अच्छा हमको मुनाफा देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। एक और जानकारी आपको हम बतलाते हैं कि यदि अस्त व्यस्त फूल ना हो तो आप बोरॉन का भी स्प्रे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने कैसे कॉलीफ्लावर की खेती की जाती है संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।